जैस्मिन शाह हमारे साथ हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि सबूत नहीं है कुछ भी। आप किसी को सामने ला दीजिए, आप किसी दिनेश अरोड़ा को, आप किसी ब्यूरोक्रेट की तरफ से ये बुलवा दिया, वो बुलवा दिया कर दीजिए, इससे कैसे साबित होगा? सबूत कुछ नहीं है, एजेंसीज इशारा पर काम कर रही हैं। मुनीश, चूंकि आप लंबे समय से कवर कर रहे हैं, क्या काउंटर करेंगे आप? जी देखिए, अभी तक काउंटर मैं नहीं करूंगा, काउंटर तो पहले से एजेंसियां कर चुकी हैं। मैं सिर्फ उस आधार पर बोल रहा हूं जिस आधार पर ईडी और सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल की हुई है। अगर मैं ईडी की चार्जशीट की बात करूं, ईडी ने अपनी चार्जशीट में साफ तौर पे मोबाइल नंबर्स के मेंशन किए हुए हैं, IMEI नंबर मेंशन किए हुए हैं। वो सारे 11 फोन जो कि मनीष सिसोदिया और एक और आरोपी ने मिलकर उस वक्त इस्तेमाल किया था। और ईडी का ये कहना है कि इस पूरे स्कैम के दौरान 1,30,00,000 रुपए के फोन जो थे इस्तेमाल किए गए और सबूतों को नष्ट करने के लिए उन फोन्स का इस्तेमाल किया गया। ये आरोप ईडी ने अपनी चार्जशीट में लगाया हुआ है। उसके अलावा अगर बात करें, जैसा कि ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा हुआ है कि समीर महेंद्रू जो इस मामले में एक मुख्य आरोपी है, उसकी खुद की एक कंपनी थी इंडो स्पिरिट्स, जिसने एक भारी भरकम व्यापार किया हुआ था इस नई शराब नीति के तहत। समीर महेंद्रू अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री से फेस टाइम पर बात करते हैं और उस फेस टाइम में यह कहा जाता है अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि विजय नायर इज माय बॉय, यू कैन ट्रस्ट हिम। विजय नायर मेरा आदमी है, तुम उस पर भरोसा कर सकते हो। ईडी ने यह दर्शाने की कोशिश की है कि कहीं ना कहीं ना सिर्फ मनीष सिसोदिया बल्कि अरविंद केजरीवाल भी ये जान रहे थे कि वो किससे बात कर रहे थे और कॉन्फिडेंस में किसको लेना है। इसके लिए समीर महेंद्रू को कहा गया था कि आप विजय नायर की बातों पर भरोसा करिए। विजय नायर क्यों महत्वपूर्ण थे? क्योंकि ईडी और सीबीआई दोनों ने अपनी चार्जशीट में कहा हुआ है, क्योंकि ईडी और सीबीआई दोनों ने अपनी चार्जशीट में कहा हुआ है कि विजय नायर वो शख्स थे जो कि न सिर्फ समीर महेंद्रू, कई और बड़े नेताओं के साथ में बैठक करते थे, शराब व्यापारियों के साथ में बैठक करते थे, और खासकर के साउथ कार्टेल जिसमें कि न सिर्फ बिजनेसमैन थे कि कविता का भी नाम उनमें सामने आ रहा है। सीबीआई और ईडी दोनों ने अपनी चार्जशीट में इस बात को कहा हुआ है कि कहीं न कहीं साउथ कार्टेल का इन्वॉल्वमेंट था, आम आदमी पार्टी के नेताओं का इन्वॉल्वमेंट था। मनीष सिसोदिया इस बारे में जानते थे और मनीष सिसोदिया विजय नायर के बेहद करीबी थे, समीर महेंद्रू के करीबी थे और दिनेश अरोड़ा के करीबी थे। तो मैं सिर्फ वो बातें कह रहा हूं जो कि सीबीआई और ईडी ने अपनी चार्जशीट में अभी तक कहा हुआ है। जहां तक जैस्मिन शाह की बात है, अगर मैं गलत इसीलिए आपको किया था काउंटर से, मेरा यही अर्थ था कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो हम बताएं। और जैस्मिन शाह साहब, यही 3-4 नाम है जिनके इर्द गिर्द पूरा मामला आगे बढ़ता है। विजय नायर एक की कैरेक्टर जो महेंद्र जिनके बारे में महेंद्रू के बारे में बताया जा रहा है, जो कि लिकर बैरन थे, समीर महेंद्रू। अब इन लोगों से वो टच में थे, वही सब कुछ कोऑर्डिनेट करते थे। ईडी के मामले में वो अभी भी जेल में है। ये तमाम ऐसे कैरेक्टर्स हैं इस केस में जिनके बारे में आप लोगों को बताना चाहिए कि क्या समीर महेंद्रू के साथ उनके रिश्ते नहीं थे, क्या बातचीत नहीं हो रही थी। ये सब एक पूरे कार्टेल को, शराब के कार्टेल को प्रमोट किया गया फॉर इलिसिट एडवांटेज। बड़ा गंभीर आरोप है जैस्मिन शाह साहब, अगर उस पर कुछ अंजना जवाब है जी, तो वो आप बताएं। ये अजीब सा एक ड्रामा देश देख रहा है जिसमें किरदार हैं लेकिन कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। कौन सा एक पैसा कहां पे किस सरकार के किस ऑफिसर या मंत्री ने लिया, वो कोई सबूत नहीं है। 1 साल से भाजपा सेम टू सेम एक ही चीज दोहराती रहती है। उनको लगता है कि 10 बार झूठ बोलने से झूठ सच हो जाएगा, नहीं होने वाला। मनीष सिसोदिया आज जनता के बीच में लोकप्रिय क्यों है? क्योंकि उन्होंने ग्राउंड पे काम किया है। आज देश का बच्चा जानता है कि अगर मनीष सिसोदिया का मॉडल अगर हम हमारे राज्य में भी लागू करें तो हमारी भी शिक्षा व्यवस्था ठीक होगी, सरकारी स्कूल ठीक होंगे। मनीष सिसोदिया वो व्यक्ति है जो हर सुबह 6 बजे उठकर सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करना चाहते हैं। मुझे बताइए कौन से शिक्षा मंत्री ऐसा काम करते हैं? क्या कोई भ्रष्टाचारी ऐसा काम करेगा? लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि ठीक है, आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, कोई सबूत मिले तो फिर आप उसे प्रूव कीजिए, फिर आप किसी को सजा दीजिए। लेकिन ये कहना कि आपने इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं किया, मतलब हम जो कह रहे हैं आपने हमारी बात नहीं कबूल करी, इसलिए हम आपको जेल में डाल देंगे एंड प्रोसेस नाउ विल बी द पनिशमेंट। हमें कोर्ट पे पूरा विश्वास है। हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि फाइनली दिस केस विल बी थ्रोन आउट इन द कोर्ट्स। देश की जनता देखेगी कि मनीष सिसोदिया जी बाइज्जत बरी होंगे, लेकिन द प्रोसेस इज द पनिशमेंट। और आज आम आदमी पार्टी देश की सबसे तेजी से उभरती हुई पार्टी होने का मेरे ख्याल से खामियाजा भुगत रही है।
भाजपा जानती है कि उनको कांग्रेस से कोई डर नहीं, उनको किसी और भी पार्टी से कोई डर नहीं है, राहुल गांधी से भी कोई डर नहीं है। डर है तो केवल अरविंद केजरीवाल से, और इसलिए सारी ताकतें हम अरविंद केजरीवाल के पीछे झुके। ब्यूरोक्रेट का जो कि एक्साइज पॉलिसी, इसके बाद मिस्टर खुराना आ रही हूं, जो कि एक्साइज पॉलिसी को बनाने में बेहद अहम थे, उनका बयान किस तरह से एडमिसिबल होता है कोर्ट में और कितना गंभीर माना जाता है अगर वो ये कहते हैं कि मनीष सिसोदिया ने ये और ये किया, मैनिपुलेट कराया आबकारी नीति को ताकि फायदा हो? जी देखिए, धारा 164 सीआरपीसी के तहत अगर कोई बयान दर्ज होता है, यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने एक शख्स जाता है और इस बात को बताता है कि आखिरकार इस मामले में उसके पास में क्या जानकारी है, 164 का बयान बतौर सबूत एजेंसियां अपने फेवर में इस्तेमाल करती हैं, खास करके सीबीआई, क्योंकि देखिए सीबीआई अगर कोई बयान दर्ज करती है, उस शख्स के पास में मौका होता है कि आगे जाके वो पलट जाए और बोल दे कि मैंने सीबीआई अधिकारियों के दबाव में वो बयान दर्ज कराया हुआ था। लेकिन अगर किसी का 164 का बयान है, उसके पास में पलटने का मौका नहीं होता है, क्योंकि अगर वो शख्स पलटता है तो उसके ऊपर कोर्ट कार्रवाई कर सकता है कि आपने कोर्ट में झूठी जानकारी दी थी। तो सीबीआई के पास में ये सबूत है ब्यूरोक्रेट का बयान। दूसरी एक सेकंड में आ रही हूँ मुनीष, इस पर जैस्मिन साहब। अंजना जी, जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं, हमें कोर्ट पर पूरा विश्वास है कि कोर्ट न्याय करेगी, लेकिन ये कहना कि मनीष सिसोदिया जी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं इसलिए हम इसको जेल में डालेंगे, रिमांड में डालेंगे, जुडिशियल कस्टडी में डालेंगे, ये साफ दिखाता है कि 1 साल हाथ पैर मारने के बाद बीजेपी बौखला गई है। अब वो चाहती है कि नहीं, आम आदमी पार्टी के नेताओं को बदनाम करे, पार्टी को बदनाम करे, कोर्ट में तो बाद में जाएंगे लेकिन सजा हम पहले दे देंगे। इनको ऑर्डर बीजेपी के मुख्यालय से आते हैं और ये आज साफ दिख रहा है कि किस तरह से कानून और संविधान का गला घोटा गया है। हाँ। इतने बड़े नेता को बिना कोई सबूत, बिना कोई तथ्य उनको अरेस्ट किया गया। हरीश खुराना साहब, राजनीतिक रूप से हरा नहीं पाए तो ये तरीका अपना लिया, जवाब दीजिए। अंजना, मुझे पार्टी जल्दी है ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने की। अरे कानून पे अपना विश्वास करिए, लेकिन जिस प्रकार से आज पूरा हिंदुस्तान सवाल पूछ रहा है कि पॉलिसी इतनी अच्छी थी, आपने वापस क्यों ली, 2% से 12% कमीशन क्यों किया गया, 45 फोन आपने चेंज क्यों किए, आपने ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ठेका क्यों दिया, 845 ठेके क्यों खोले गए की इजाजत क्यों दी। सवाल ये उठते हैं। आज पूरी दिल्ली को आपने शराब की नगरी बना दिया था, सवाल ये पूछे जा रहे हैं। लेकिन जब सवाल पूछे जाते हैं, आप कहें तो हम तो कट्टर ईमानदार हैं। अरे कट्टर ईमानदार है तो विजय नायर को बेल क्यों नहीं मिल रही? कट्टर ईमानदार है तो सत्येंद्र जैन को पिछले 8 महीने से जेल में क्यों है? सवाल इसी चीज का है। हर बार जब भी कोई गिरफ्तारी होती है, एक ही डायलॉग बोलते हैं, हम तो कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बता रही है। अरे बाबा, आप सवालों के जवाब दीजिए ना कि इतनी पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो आप वापस क्यों ली? सबसे अहम प्रश्न तो आज की डेट में यही है। जवाब दीजिए इसका। शराब नीति वापस क्यों ली? बहुत सारे प्रश्न है ना सर, उस पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है, राजनीतिक रूप से बीजेपी को इसका फायदा होगा। हर सवाल एक्साइज पॉलिसी वापस क्यों लिया गया, ये बता दीजिए। अंजना जी, इस सवाल का जवाब मनीष सिसोदिया जी ने स्वयं जिस दिन पॉलिसी वापस ली गई थी, पूरी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। और मैं जिम्मेदार एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं आपसे ये कहूंगा कि आप अपने दर्शकों को बताएं कि क्या मनीष सिसोदिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि नहीं बताया था कि एलजी साहब ने अब जो हमारी आबकारी नीति चल रही थी, क्योंकि इन्होंने केस कर दिया है, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, अधिकारियों ने उसे लागू करने से बंद कर दिया है, इसलिए हमें बाय फोर्स हमें रिटर्न इसको वापस लेनी पड़ी थी। लेकिन हम सारे सवाल के जवाब दें। जब हम पूछें कि गुजरात में हर दिन इतने लोग नकली दारू पीने से मर रहे हैं, आपको पता है वहां पे शराबबंदी है, लेकिन आधे घंटे में फोन कॉल करें कहीं से भी आपको शराब मिल जाती है, वहां पे एक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, वहां पे एक भी सवाल का जवाब नहीं होगा। तो हरीश खुराना जी भी तो बताया कि गुजरात के कांड के पीछे आप क्यों नहीं कोई इन्वेस्टिगेशन कराते? बच्चा जानता है कि गुजरात में दारू आसानी से मिल जाती है, लेकिन आपको कोई करना ही नहीं, आपको वहां पे मलाई खानी है, वहां पे करप्शन का पैसा करना है। कोई सीबीआई नहीं, कोई ईडी नहीं,